पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास शो आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा अनेक जन्म लेती है। इस जन्म में इस धरती पर आत्मा ने क्या सीखा, क्या चैलेंजेस फेस करे, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ एक पिरामिड मास्टर जो कि पिछले 2010 से ध्यान कर रही हैं, पीएसएसएम के साथ जुड़ी हुई हैं, दीप्ति मूलचंदानी जी, जो कि कलकत्ता से हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और उनकी इस यात्रा को, सभी समस्याओं के बावजूद कैसे उन्होंने अपनी इस यात्रा को सुखद और आनंदमय बनाया। आइए स्वागत करते हैं दीप्ति मूलचंदानी जी का। नमस्कार दीप्ति मूलचंदानी जी। नमस्ते मैम, थैंक यू। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। दीप्ति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम माता पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं और उन्हीं के संस्कारों के साथ, उनके प्रेम के साथ हमारा लालन पोषण होता है। तो हम आपके उस बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। मैम, मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो बहुत धार्मिक परिवार है। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा सब बहुत धार्मिक रहे शुरू से ही। तो बचपन से ही मैंने पूजा पाठ, ध्यान को अपने जीवन में पाया। जब मैं 3 वर्ष की थी तब मेरे दादाजी ने, मुझे आज भी याद है कि मुझे ध्यान की मुद्रा में बैठाया था और कहा था कि बेटा इस तरह बैठ के ध्यान करो। और मैं जब छोटी थी तब से देखती आ रही हूँ कि मेरे घर में बहुत ही संतों महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था। तो आध्यात्मिक मार्ग में मैं शुरू से ही थी, पर पूजा पाठ वाला माहौल था। पूजा पाठ करते थे, ध्यान भी किया करती थी, लेकिन ध्यान की अनेक पद्धतियाँ हैं, तो जिसमें कई तरीके की पद्धतियाँ हैं, मंत्रोच्चार के साथ या त्रिनेत्र के ऊपर ध्यान दे के। तो उस सब का अभ्यास मैं बचपन से करती रही। आज भी मेरे भाई बहन सब स्पिरिचुअल हैं, सब अध्यात्म के रास्ते पे हैं। आपके परिवार में आप सबसे बड़ी थी? मैं अपने माता पिता की 5वीं संतान हूँ। मेरे 2 भाई और हम 4 बहनें हैं। तो आपको अपने परिवार से कैसा प्यार मिला? मुझे अपने भाई बहनों से, माता पिता से? मुझे अपने माता पिता से, दादा दादी से, भाई बहनों से बहुत प्यार मिला मैम। हालांकि हम 4 बहनें हैं, पर वो ज़माना था कि बेटियों का इतना खुले दिल से स्वागत नहीं होता था। पर फिर भी उस समय में भी मेरे पिताजी और मम्मी ने हमारा बहुत प्यार से स्वागत किया था, बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार भरे वातावरण में हमारा लालन पालन हुआ। आपके बचपन की कोई ऐसी घटना जो आपकी मेमोरी में आ जाती है या आपने उससे कुछ सीखा? मैंने जैसे मैम आपको बताया कि हमारे यहाँ संतों महापुरुषों का बहुत आना जाना लगा रहता था। तो एक बार एक महात्मा जी आए थे बद्रीनाथ से। बहुत बुज़ुर्ग थे, उनकी उम्र का तो शायद तब भी अंदाज़ नहीं था हमें, बहुत ही बुज़ुर्ग थे वो। तो वो हमारे घर में आए। हम लोग बच्चे, जैसे हमारे पापा बहुत धार्मिक थे, बहुत संतों की सेवा किया करते थे और हम लोग बच्चों के अंदर भी उन्होंने वो संस्कार डाले थे। तो हम लोग उनके पास बैठे, उनकी बातें भी सुनते थे। तो मैं पीलीभीत शहर से हूँ, हमारे घर के पास में दुधवा नेशनल पार्क है। तो स्वामी जी की इच्छा थी कि दुधवा नेशनल पार्क घूमने जाएँ। तो स्वामी जी और मेरे भाई, कज़िन्स वग़ैरह सब तैयार हुए। तो मैं सबसे मेरा बचपन से
संतों के प्रति कुछ आकर्षण रहा भी है। शायद ये कुछ पिछले जन्म से ही आज समझ में आता है कि कोई पिछले जन्म का होगा ये संस्कार। तो स्वामी जी ने मुझसे पूछा, मैं पास में बैठी थी, पूछा कि तुम चल रही हो तो दुधवा नेशनल पार्क? तो मैंने कहा, नहीं स्वामी जी मैं कैसे चलूं, सब तो लड़के जा रहे हैं, मैं अकेली कैसे चलूंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा एक बात तुमसे कहूं, हो तो तुम अभी बहुत छोटी, पर ये बात ज़िंदगी भर के लिए याद करना कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। कोई चले तो भी ठीक है, ना चले तो भी ठीक है, हमारी यात्रा स्वयं की यात्रा होती है। तो मैं उनके साथ दुधवा नेशनल पार्क गई, लेकिन उस घटना ने मेरे मन पे ये प्रभाव डाला कि सच में जो अपना मार्ग हमें चुनना है वो स्वयं को ही चुनना है। ये ज्ञान मैंने उनसे लिया था, जिसका आज के जीवन में जब मैं उन बातों को रिकलेक्ट करती हूँ तो उससे मैं बहुत कुछ सबक लेती हूँ, बहुत पाठ मिलता है। जी हाँ। दीप्ति जी, बचपन में आपका कोई शौक, रुचि किसी चीज में, खेलने में या आपकी कोई और एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? मैं शुरू से बहुत मस्त मौला टाइप की बच्ची रही। मेरे शौक ज़्यादातर लड़कों जैसे थे। मैं साइकिल चलाती थी, कार चलाने का शौक था। पीलीभीत बहुत छोटा शहर था, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ कार चलाना सीखा। मुझे स्विमिंग का शौक था, तो हमने हरिद्वार आया करते थे हम लोग छुट्टियों में, तो वहाँ पर मैंने गंगा जी में स्विमिंग सीखी है। तो मैं लड़कों वाले ज़्यादा शौक रखती थी, मतलब हर तरीके का। मैंने यहाँ तक कि उस ज़माने में तो ये स्कूटी नहीं होती थी, तो मैं स्कूटर चलाती थी और मोटरसाइकिल चलाती थी। मैंने सारे व्हीकल्स ट्राई किए हुए हैं। और पढ़ाई के में मैं बहुत तेज़ थी पढ़ने में, और मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो इस ख्वाब को लेकर मैं छोटे से बड़ी हुई, और मैं बहुत तेज़ थी तो एक लगता भी था कि मुझे मंजिल मिलेगी, लेकिन मैं वो ज़माना ऐसा था जब लड़कियों को बहुत बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था। ये बात है, मेरी शादी 1980 में हुई है, तो ये उससे पहले की बात है। आपका शौक जैसे कि आपको, मतलब सभी लड़कों जैसे शौक थे, बाइसिकल चलाना या कार कार चलाना, ये सब आपके शौक थे बचपन से। तो क्या आपके परिवार वाले आपको अलाउ कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए? इसमें मेरे पापा तो मेरे साथ थे, मम्मी भी साथ थी, लेकिन मेरे बड़े भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो मुझे अलाउ नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये सब नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मैं उनसे छुप के सीखती थी। तो ये भी एक राज की बात थी कि भैया देर से उठते थे। मैं पापा को बोलती थी कि पापा, आप हमारा अपना बिज़नेस था पापा का, भट्ठों का, तो पापा मॉर्निंग में जाया करते थे भट्ठों पे सब देखने के लिए। तो मैं पापा के साथ उठ के 5 बजे चली जाया करती थी। ड्राइविंग मैंने अपने कज़िन ब्रदर से सीखी थी। फिर उसके बाद मैं पापा को लेके ड्राइविंग के लिए, मैं वो जब सब जगह जाते थे मॉर्निंग में, मैं उनके साथ घूम के 7 साढ़े 7 तक घर लौट आती थी। बड़े भैया को पता ही नहीं चलता था। तो इस तरह मैं अपने शौक पूरे किया करती थी। बहुत अच्छा, मतलब कि हम कोई जो हमें शौक है, हम उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जैसे स्कूलिंग खत्म हुई, आपने स्कूल में पढ़ते, तो कुछ ऐसा इंस्टेंस आपके स्कूल का हो, या फिर ऐसा कोई इंस्टेंस जब आपको डांट पड़ी हो, चाहे वो आपके माँ बाप से या स्कूल की टीचर से? मैम, एक्चुअली मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, और मस्त टाइप की थी। तो जो पढ़ने में होशियार बच्चे होते हैं उन्हें डांट तो कम ही पड़ती है। तो इस बारे में तो मेरा यही जवाब होगा कि मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, हमेशा एप्रिसिएशन मिला। हमेशा स्कूल में प्रिंसिपल प्रेयर टाइम में मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो मेरी, आज का ज़माना तो कुछ और है, उस ज़माने में प्रेयर के टाइम में मेरी टीचर्स बच्चों को दिखाया करती थी कि हैंडराइटिंग होनी चाहिए तो इनके जैसी।
तो तब मुझे एप्रिसिएशन मिलता था और घर से भी इस वजह से मेरी हर बात की कद्र होती थी। तो आपकी जो कैलिबर था, जो आपके पास क्वालिटी थी, उस क्वालिटी से आपको बेनिफिट मिल रहा था। बहुत, बहुत। एक और राज की बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक हमें हमेशा एप्रिसिएशन मिलती है, तो कभी-कभी हमारे अंदर ईगो ट्रैवल करती है कि मैं ही हूँ सब कुछ। क्लास में मैं फर्स्ट आती हूँ, घर में मुझे प्यार मिलता है। तो कभी ऐसा आपकी फीलिंग रही या आपको कभी कुछ ऐसा झेलना भी पड़ा इसके लिए? इसमें मैं अपने पापा को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। मैं अपने पापा की बहुत लाडली बेटी थी और बहुत उनका अनुसरण करती थी। मेरे पापा बहुत अच्छे बिज़नेसमैन थे वहाँ के, बड़े, लेकिन उनके अंदर आतिथ्य भाव, सेवा भाव बहुत था। तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, सब चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, पर साथ ही ये संस्कार भी दिया कि खाली पढ़ने से नहीं होता है बेटा, करना भी पड़ता है। वही बच्चा अच्छा लगता है, सूरत अच्छी और कर्म अच्छे ना हों तो वो खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। तो पढ़ाई के साथ कढ़ाई भी मैंने उनके साथ सीखी। तो इसलिए कभी वैसा रहा नहीं। पापा के जैसे पापा भी मेरे बहुत विनम्र स्वभाव के थे। हालाँकि उनकी फ़ाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और पॉलिटिक्स में भी उनकी बहुत अच्छी पहुँच थी, फिर भी उनके अंदर विनम्रता का बहुत भाव था। ये गुण मैंने अपने पापा से सीखा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ विशेष, ऐसा लगता था कि बस मैं बहुत मौज में रहती थी, सबके साथ आनंद के साथ समय बिताती थी। बहुत अच्छा। तो आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई, आप आगे कॉलेज में कहाँ तक पढ़े? एक्चुअली मैम मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। इस पर तो बड़ी मज़े की बात है, मैं छोटी ही थी, रिश्ते बहुत आते थे और ये मेरी शादी हुई है 1980 में। तो 43 साल पहले की बात है, वो ज़माना ऐसा था, थोड़ा जल्दी भी होती थी और कुछ ऐसा था कि संजोग की बात होती है, रिश्ते भी बहुत आते थे, तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। पढ़ाई की बात थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो वो तो फिर ये कि पढ़ाई के लिए बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे, डॉक्टर बनने के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता। तो वो बात मेरी पूरी नहीं हो सकी, वहाँ पर मैं नहीं अपनी बात चला सकी और उस आशा को मन में लिए शादी हो गई मेरी थोड़ी जल्दी उम्र में। इसलिए पढ़ाई तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी, पर बाद में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर तो मेडिकल लाइन में तो नहीं जा सकी, बाकी तो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की अपनी। दीप्ति जी, आपकी शादी जल्दी हो गई, आप ससुराल में गई। अब एक परिवार से हम दूसरे परिवार में जाते हैं तो माहौल चेंज हो जाता है। तो जो प्यार, जो ओपननेस या फादर की सपोर्ट आपको अपने मायके में मिल रही थी माता पिता से, वो क्या ससुराल में जाने के बाद आपके पति से या ससुराल के माता पिता से आपको मिली? हाँ, उस मामले में मैं लकी थी। मेरे ससुर जी मेरे से बहुत, क्योंकि मैं घर की सबसे छोटी बहू थी। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी बहू थी, तो उनका बहुत स्नेह था मेरे ऊपर। सब प्यार दुलार करते थे, पर ऑर्थोडॉक्स फैमिली नेचुरली वो समय ही ऐसा था, मायका भी ऑर्थोडॉक्स ही था जो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकी। ससुराल में भी ऐसा था, परिवार मेरा बहुत संपन्न था ससुराल का भी, तो बाकी सारी चीज़ें तो मिली, पर लेकिन साथ में ऑर्थोडॉक्स तो थे, तो अपनी सीमा रेखा में ही बंध के चलना पड़ा। हम्म, हम्म, हम्म। तो एक जो हमारा मायके में एक फ्रीडम हम फील करते हैं, तो ससुराल में आपका जो आपका परिवार था ऑर्थोडॉक्स, मतलब पुराना जमाना सबका ऐसा ही था, तो आपको एडॉप्शन में क्या डिफिकल्टीज आई? नहीं, वो तो मैंने क्योंकि कलकत्ते मेरी शादी हुई है, तो नेचुरली
अगर मैं बोलूँ फ्रीडम की बात, तो कलकत्ता में भी मेरे ससुराल के परिवार में फ्रीडम पूरी थी। ऐसे एज़ अ बहू कोई कंट्रोल नहीं था। मम्मी भी बहुत कोऑपरेटिव थे, पापा भी बहुत कोऑपरेटिव थे, पर वो ज़माना ही कुछ ऐसा था। उसमें मैं किसी का के ऊपर नहीं बोलूँगी, पर वो ज़माना ऐसा था कि वो भाव रहते थे कि घर की बहू को अपनी सीमा में रहना चाहिए, बाकी प्यार की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए घर में बहुत प्यार से सब हमारा बहुत अच्छा माहौल था, सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। जॉइंट फैमिली हमारी थी तब, मम्मी-पापा के होते जॉइंट फैमिली थी, हम लोग का सबका बहुत प्यार था। पर वो है कि वो ज़माना इतना पुराना ज़माना, तो वो थोड़ा वो तो था ही कि जो कि बहू के की कुछ सीमाएँ, रेखाएँ बाँधता है। वो तो एक नेचुरल चीज़ है कि हमेशा हमें हर जो भी हमारे संबंध होते हैं, हर संबंध की एक मर्यादा होती है। तो मर्यादा में अगर चला जाए तो वो अच्छा भी होता है। तो अच्छा है कि आपने उस परिवार को भी अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लिया और जॉइंट फैमिली में रहना, पर आप ऑलरेडी पहले से ही एक जॉइंट परिवार से इतने आपके भाई-बहन थे, तो सब इकट्ठे ही रहने जी की हाँ, आपको आदत भी थी। जी हाँ। तो आपकी जो आगे आपकी फैमिली बढ़ी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। मेरा ससुराल वाला परिवार भी बहुत आध्यात्मिक था। वहाँ भी पूजा-पाठ का माहौल था और सभी आध्यात्मिकता के रास्ते पे थे। मम्मी-पापा, भाई-बहन सब आध्यात्मिकता के रास्ते पे थे। बाकी मेरे परिवार बढ़ने की जहाँ तक बात है, मुझे शादी के 9 साल तक इश्यू नहीं हुआ था। तो मैं कहती हूँ, अब मुझे अभी एक बेटी है, वो अब उसकी शादी हो गई है, 6 साल हुए हैं और 5 महीने पहले मैं नानी माँ भी बनी हूँ, एक प्यारे से दोते की। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। तो 9 साल तक मुझे इश्यू नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट कराया। वो ज़माना था, साइंस तो हर दिन विकसित हो रही है, प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी भी नहीं थी, लेकिन कुछ शायद किस्मत की भी बात होती है। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनकी बहुत सपोर्ट रही मेरे साथ। पूजा पाठ करवाना या हर समय उनका मन में ये होता था, एक बच्चा भी हो जाए तो हम खुश हो जाएँगे। तो इसके लिए वो बहुत पूजा, प्रार्थना सब किया करते थे। इसमें मुझे बहुत उनकी सपोर्ट मिली और उनके आशीर्वाद से मुझे 80 में मैरिज हुई है, 90 में मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो आपका जैसे ये पीरियड था, आप ठीक है कि आप कह रहे हैं आपके इन-लॉज़ की आपके साथ सपोर्ट थी, पर ये एक पीरियड चैलेंजिंग पीरियड भी होता है, क्योंकि हर परिवार के अंदर जहाँ शादी होती है, वहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ भई, बच्चा भी हो और परिवार बढ़े। तो आपके पास ऐसा कोई चैलेंज आया क्या? नहीं मैम, इस मामले में तो मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी रही। यहाँ तक कि मुझे, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत प्रेशियस चाइल्ड बोलते थे डॉक्टर्स। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर थी। तो डॉक्टर्स प्रेशियस चाइल्ड बोलने की वजह से मतलब सारी सुख सुविधा मुझे उपलब्ध थी। मैं एकदम बेड पे रहती थी और जब मेरी डिलीवरी हुई, मुझे बेटी हुई, सिज़ेरियन हुई बेटी, तो जब दूसरे दिन मेरी आँख खुली तो पापा सामने आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे बोला कि बेटा, बस अब हम चाहते, अब तुम दूसरा बच्चा मत करना, तुमने बहुत तकलीफ़ सही है, बस तुम और हमारी ये बच्ची बिल्कुल ठीक-ठाक रहे, हम इसी में बहुत खुश हैं। और सच में मैम, आज भी ये बात करते हुए मेरी आँख भर आती है कि सच में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इस तरह के स्वभाव वाले लोगों का मिलना। कभी भी इसके लिए, चाहे मेरे हस्बैंड, उनकी भी पूरी सपोर्ट थी, कभी भी मुझे इसके लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा।
सब मुझे बहुत प्यार करते थे, करते हैं आज भी। आज तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मम्मी पापा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जी हाँ। दीप्ति जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके परिवार की भी आपको पूरी सपोर्ट थी, आपके हस्बैंड की भी आपको पूरी सपोर्ट थी, और आप डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे, बट आपके पास कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट पहले नहीं आया था। तो क्या उस समय में आप खुद भी इसको सेटिस्फाइड थी कि ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं? ऐसा है मैम, एक औरत होने के नाते शादी हो गई है तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं माँ बनूँ। तो इसलिए मैंने हर ट्रीटमेंट जो भी दिया जाता था, क्योंकि डॉ मैंने बताया वो समय ऐसा था कि अल्ट्रासाउंड भी नहीं आया था, तो टेस्ट वग़ैरह होते थे जो उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है। इस कारण मुझे लंबे समय तक ट्रीटमेंट में गुज़रना पड़ा। तो नेचुरली इतनी दवाइयाँ लेने से आप मन से तो बहुत परेशान हो ही जाते हो, तो मैं मन से अपने परेशान रहती थी बहुत। मेरे अंदर एक खीज-सी भर जाती थी, पर अंदर का भाव कि मुझे माँ बनना है, फिर मैं तैयार हो जाती थी ट्रीटमेंट लेने के लिए। और ये भी मुझे पता था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही, तो मुझे पता था कि एलोपैथिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था, पर फिर भी मैं ट्रीटमेंट ले रही थी कि किसी भी तरह से वो सफल हो और मैं माँ बन सकूँ। आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स आपने अभी बोला कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आ रहे थे? मैम ऐसा था, मेरी बॉडी में ना थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो गया था, उस वजह से डॉक्टर्स उसी के लिए मेडिसिन्स भी दे रहे थे, जिसके कारण बहुत अर्ली एज में मुझे मेनोपॉज़ हो गया। और मेनोपॉज़ बहुत जल्दी हो जाने से मुझे कई तरीके की समस्याएं पैदा हो गईं। जैसे एक तो इतना मेडिकेशन होने से गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत बढ़ गई। मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत बढ़ गई और हड्डियों में बहुत दर्द रहने लगा। साथ ही माइग्रेन के अटैक्स बहुत पड़ते थे। माइग्रेन बहुत परेशान करता था मुझे, और जिस दिन माइग्रेन होता था मैं 3-3 दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी। तो मैं अपने फ़िज़िकली तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन ये था कि मुझे ट्रीटमेंट से मैं नहीं हट पा रही थी, क्योंकि मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं माँ बनूँ, वो कंटिन्यू कर रही थी। तो इस तरह से उन ट्रीटमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट ये रहा, जिन्होंने पूरी तरह से फ़िज़िकली मुझे डाउन किया। फ़िज़िकली के साथ बोलूँगी मैं, मेंटली भी हम डाउन होते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो हम मानसिक रूप से भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो आपकी ये जो बीमारियां थी, वो आपके जब आपने कंसीव कर लिया और आपकी बिटिया हो गई, तो ये बीमारियां कंटिन्यू चल रही थी? ये बीमार एक्चुअली गैस्ट्रिक और आईबीएस वगैरह पहले था। बच्ची हो जाने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस आया, और मेनोपॉज़ भी उसके बाद ही हुआ मुझे। ऑस्टियोपोरोसिस उसके बाद आया, और ये माइग्रेन के अटैक्स भी उसके बाद ही होने लगे। ये प्रॉब्लम्स मुझे उसके बाद हुई। तो अ, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो उससे मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। और फिर मेरा वो ट्रीटमेंट, मतलब फिर ये हो गया कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई पूरी तरह से। तो आप एलोपैथिक मेडिसिन्स लेते रहे? जी हाँ, क्योंकि आपने हाँ, माइग्रेन होता था तो मुझे लेना पड़ता था। आईबीएस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मुझे हर समय मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी। और जब ये मेडिसिन्स मैं लेती रही, तो उन मेडिसिन्स की अधिकता के कारण थोड़ा मैं मेंटली, मुझे ये इसका इफ़ेक्ट हुआ था कि मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी थी। तो कुछ समय में बहुत गहरे डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो डिप्रेशन की दवाएँ भी चल रही थी मेरी। मैडम, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हम एक वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, आजकल भी सब यूज़ करते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या चीज़? आपने क्या समझने की कोशिश करी कि डिप्रेशन क्या चीज़ है?
उस समय ऐसा लगता था ना कि डिप्रेशन में मन उदास हो जाता है पूरी तरह से, ऐसे जैसे जीवन के प्रति नकारात्मकता आ जाती है। सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारा मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट थे, जो मैंने मेडिसिन्स ली थी उसकी वजह से मैं फिर ये ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, तो मेरा बीपी भी बढ़ गया। तो मुझे बीपी की मेडिसिन्स भी लेनी पड़ी। तो डॉक्टर ने बोला ये आप जो इतना मेडिकेशन कर रहे हो उसी की वजह से आपको ये सब चीज़ें आई हैं। तो वो एक पीरियड था, मेरी बच्ची छोटी थी उस समय, तो मैं बीमार बहुत रहने लगी थी। हुँ। मुझे काफ़ी मेडिकेशन लेना पड़ता था। तो जैसा कि अभी समझ रहे हैं, कुछ एक तो इफ़ेक्ट आया कि हम दवाइयाँ ज़्यादा लेते थे, और दूसरा जितनी चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि जो ये डिप्रेशन है, इसका भी एक कारण कि हम अपने विचारों के एक दलदल में फँस जाते। बिल्कुल मैम। मतलब एक ही तरह के विचार जो हैं, हम उनमें कंटिन्यू घूमते रहते हैं, जी, जिसके कारण से एक सर्कल, विशिष्य सर्कल बन जाता है, जहाँ से हम बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल। तो आपने जैसे इस जो भी मेडिसिन इफ़ेक्ट या इसके दलदल में फँसे, तो आपके जीवन में, क्योंकि आपके पास ध्यान, पाठ पूजा ये सब तो थी, क्या आपने उस समय इनकी सपोर्ट ली? मैंने सपोर्ट ली मैम, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आता था कुछ भी करने में। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। मतलब वो जो आपने बोला ना कि हम अपने आप में ही गुम हो जाते हैं, वही अवस्था थी मेरी। मुझे ना पूजा-पाठ में मन लगता था, ना मेरा ध्यान में मन लगता था। जीवन जैसे उस समय मेरा बिल्कुल रंगहीन, रसहीन हो गया था, और साथ ही में उस समय ऐसा हुआ कि थोड़ा उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में रहता ही है। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बिज़नेस चेंज करना पड़ा, जिसके लिए हमें सिटी चेंज करनी पड़ी। हम कलकत्ता से भुवनेश्वर शिफ्ट हुए। तो वो पीरियड तो बहुत चैलेंज भरा था हमारे लिए। तो हम जान पाएँगे कि आप उस चैलेंज से और आपके फिज़िकल, मेंटल चैलेंज से आप कैसे बाहर निकल पाए? उसको निकलने में मैम मुझे बहुत समय लगा। जब भुवनेश्वर हम गए, नया बिज़नेस स्टार्ट किया, धीरे-धीरे ज़िंदगी फिर पटरी पे आने लगी। लेकिन शारीरिक समस्याएँ तो थी ही। इस बीच हस्बैंड को भी डायबिटीज़ हो गया, थोड़ी हेल्थ उनकी भी डाउन हो गई। तो हेल्थ इश्यूज़ को लेके हम लोग परेशान रहा करते थे। बच्ची छोटी थी उस समय, तो उसको हमने हॉस्टल में डाल दिया था। नया बिज़नेस था, हम कलकत्ते से भुवनेश्वर शिफ्ट हुए थे, तो उसको हमने हॉस्टल में डाल दिया था। वो मचखाली, वो पिथौरागढ़ के आगे है। तो वो समय तो बहुत चैलेंज भरा था मैम, नया बिज़नेस और शारीरिक समस्याएँ, उन सब को लेके बहुत परेशान रहते थे। मन किसी चीज़ में नहीं लगता था, मन बहुत हालाँकि सब अपने थे उस समय, लेकिन ये था कि उस समय क्योंकि अपना मन खुश नहीं था, तो किसी चीज़ में खुशी नज़र नहीं आती थी। हर चीज़ के नेगेटिव रंग ज़्यादा नज़र आते थे, नकारात्मक रंग ज़्यादा नज़र आते थे। आप के जीवन में 10 साल के बाद आपका बच्चा आया और आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि जितना आप उसको प्यार दे सकते थे, उसके बावजूद आपकी सर्कमस्टेंसेस ने उसको हॉस्टल में रखने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ। एक पीरियड ऐसा जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया, बहुत पेनफुल था मैम वो जब टाइम। आपने हॉस्टल में रखा। बच्ची को हॉस्टल में छोड़ना मतलब वो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत पेनफुल था, पर जगह नहीं थी, नया बिज़नेस था, नए लोग थे, और हम नहीं चाहते थे कि बच्ची की एजुकेशन पे किसी भी तरह से प्रभाव पड़े या वो इतना स्ट्रगल वाला हमारा पीरियड था, तो बच्ची उससे ना अफ़ेक्टेड हो। हुँ, हुँ। लेकिन अपने बच्चे को इतनी दूर रखना,
बहुत ही कष्टकारक था। मैम वो समय था, मैं महीने में सेकंड सैटरडे 2 घंटे के लिए बच्चे से मिला जा सकता था, तो मैं उसके लिए भुवनेश्वर से मचखाली जाती थी। आप सोचिए, और वो समय ऐसा नहीं था, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, तो बाय ट्रेन जाती थी, तो बहुत परेशानी का समय था। वो समय को अगर याद करती हूँ तो मन बहुत ही आज भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन अब उस चीज़ से मैं बहुत ऊपर उठ गई हूँ, बस जिसका कारण है मेडिटेशन। हम्म। मेडिटेशन ने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया। दीप्ति जी, अभी एक वही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा आपके लिए कि आपके जीवन में ध्यान, मेडिटेशन कब और कैसे आया? मैं पूजा पाठ तो करती थी, सब था, लेकिन उस पीरियड में मैंने बताया ना, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। बस हाँ, जैसे ढर्रे पे चलते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, चल ही रही थी, लेकिन मन का कोई कोना तो हमेशा खाली रहता था। हम लोग 4-5 पार्टनर मिलके प्रोजेक्ट किया करते थे, तो हमारे को पार्टनर थे, उन्होंने एक दिन हमको मैसेज भेजा कि साउथ से एक आए हैं मास्टर, और वो फ्लूट बजाते हैं और मेडिटेशन सिखाते हैं, आप आइए। तो पहले तो ऐसे कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अब वही था कि उनका इनविटेशन था, हम लोग गए, तो देखा एक दाढ़ी वाले बाबा स्टेज पे बैठे थे और हम सब लोग उनके सामने बैठ गए। चेयर्स लगे थे मैदान में, वहाँ हम लोग बैठ गए। उन्होंने ध्यान कराना शुरू किया और बताया उन्होंने आनापानसति के बारे में हमको, कि आनापानसति ध्यान क्या होता है, कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम सबको बिठाया, आंखें बंद की हमने, और सर ने बांसुरी बजानी शुरू की। सर ने बांसुरी बजाई, आंखें बंद करके मैं बैठी रही। आवाज़ आई कान में कि लास्ट 1 मिनट। उसके बाद सर ने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोलिए, तो देखा 1 घंटा गुजर चुका है। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। मैम, डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा देर अपने साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत उनके अंदर मन में बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप उनको बोलेंगे ना आँख बंद करने के लिए, तो 2 मिनट भी कंटिन्यूअसली नहीं बंद कर सकते हैं। वो ऐसा अनुभव था कि बहुत समय के बाद ऐसा हुआ था कि मैं जागते हुए 1 घंटा आँख बंद करके बैठ सकी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 1 घंटा निकल गया और मैं इस तरह बैठी हूँ, और अच्छा बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर के कई जगह वहाँ उड़ीसा में कार्यक्रम थे, वहाँ हमने सब अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा। और सर ने जैसे बताया कि जितनी साल उम्र होती है उतने मिनट करना चाहिए, मैंने उस तरह से मेडिटेशन करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो वहाँ से मेरी पत्री सर से मुलाकात हुई और मैं पीएसएसएम के साथ आई। दीप्ति जी, एक जीवन का टर्निंग की शुरुआत और उसके साथ लगाव हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे आप जब 40 दिन का जो चैलेंज है, जो बोला जाता है कि आप 40 दिन कॉन्टिन्यूसली ध्यान करिए, तो आप कितनी देर रोज ध्यान करती थी? और 40 दिन का हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। मैम, ऐसा हुआ तब तो कंटिन्यूअसली ध्यान करते थे, और वो समय था फिजिकल ध्यान करने का। तो हमारे भुवनेश्वर में, क्योंकि वो समय था सर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे थे, तो उड़ीसा बीच में पड़ता है, तो उन दिनों बहुत सारे मास्टर्स आया करते थे उड़ीसा विजिट के लिए। बहुत बड़े बड़े मास्टर्स साउथ से आया करते थे, और स्वयं पत्री सर भी रेगुलर विजिट करते थे। कई सारे पिरामिड्स बन रहे थे, और लगातार ध्यान की कक्षाएं हुआ करती थी, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, तो वो हम लोग किया करते थे।
और ध्यान प्रचार के लिए पैम्फलेट्स बाँटा करते थे कि इसके यहाँ है, उसके यहाँ है। इस तरह से मन लगने लगा उसमें, अच्छा लगने लगा, क्योंकि इस ध्यान के साथ सबसे बड़ी ये बात है कि कहीं कोई बंधन नहीं महसूस होता था, कि कोई भी बंधन नहीं है कि कब करो, कैसे करो, यहाँ न जाओ, वहाँ न जाओ। बस जब तुम्हारी इच्छा करे आँख बंद करो और अपनी साँसों के साथ एकीकार हो जाओ। तो ये लगता था कि जब चाहें अपने मन के आनंद को प्राप्त कर लेते थे। तो जब करने बैठती थी बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह यात्रा बढ़ती गई हमारी उस पथ पे। साथ ही उस समय फिज़िकल चैलेंजेस तो उस समय भी थे मेरे साथ, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ चुका था मेरा। तो उस समय की बात है, ये हुआ कि उड़ीसा में पुरी में ध्यान महायज्ञ किया जाएगा। बहुत सारे मास तो सर की विज़िट बहुत रेगुलर होने लगी, बहुत सारे मास्टर्स भी आते थे। तो सर प्रायः आते थे भुवनेश्वर, तो हमारे उन्हीं जो हमारे हरि भैया हैं उनके पास आते थे, वहाँ से हमको कॉल आता था कि सर आए हुए हैं। तो कॉल आया सर आए हुए हैं, तो मैं गई, बैठ के सर से बात कर रही थी। मैंने उनसे कोई प्रश्न किया, थोड़ी-सी मैं इन्क्विज़िटिव हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ और थोड़ी इन्क्विज़िटिव हूँ। तो अचानक से सर ने मुझे एक थप्पड़ लगाया ज़ोर से, एक थप्पड़। तो हरि भाई के बेटे खड़े थे पास में, विनोद। वो घबरा गए कि ये तो हमने इनको बुलाया है कि हमारे यहाँ कोई गुरु आए हैं और वो ध्यान कराएँगे। नहीं, तो उन्होंने एकदम सर को, नहीं, नहीं सर, नहीं सर। सर बोले हटो यहाँ से। सर ने उसको डाँट दिया, फिर एक थप्पड़ लगा दिया कि नहीं, और कुछ कह नहीं रहे थे, एक थप्पड़ लगाया। फिर एकदम विनोद सामने आके डर गया, नहीं सर, नहीं सर, एकदम हाथ आगे किए। सर ने उसे जोर से डांट के वहाँ से हटा दिया। उसके बाद मैं बैठी थी वहाँ, थोड़ा सा मेरा मुंह तो उतर गया था, थोड़ा मेरा मुंह उतरा था। और सर वहाँ बैठे थे, और भी कई लोग बैठे थे, जिसमें वहाँ की पुरानी हरीश भाई जो हैं उनकी वाइफ नीता भाभी, वो बैठी सर के पाँव दबा रही थी, और रेखा वो सर के पाँव दबा रही थी। अचानक से सर उठे और उन्होंने नीता भाभी को इतनी थप्पड़ मारी, रेखा को इतनी थप्पड़ मारी, वो चुपचाप ऐसे बैठी थी और सर ने जोर-जोर से उनके थप्पड़ लगाई। फिर मेरी ओर देख के मुस्कुरा दिए, तुम्हारी वजह से इन सब ने मार खाई है। तब मुझे समझ में आया कि मेरे मुंह को देख के ग्रैंड मास्टर्स का क्या स्वरूप होता है। एक रंग वो नज़र आया कि मुझे उससे निकालने के लिए उन्होंने उनको कि तुमको ही नहीं लगाया, इनको भी लगाया है मैंने इतना। तो उसके बाद हम बैठ के फिर नॉर्मल होके बातचीत करने लगे हम लोग। फिर उस बीच में ध्यान भी होता था, हम लोग बैठ के बात करते थे। तो नेक्स्ट डे फिर मैं आई, तो मैंने सर से कहा, सर हर दफ़े हम क्यों आपसे मिलने आएँ? अब आपको आना पड़ेगा मेरे से मिलने मेरे घर। मुझे पता चलता है आप यहाँ आए हो, मैं आती हूँ, अब नहीं आती मैं, अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा। सर मुस्कुरा दिए, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। सारे लोग आश्चर्य में थे कि ये कैसे बात कर रही हैं, कोई सर से इस तरह से बात कर ही नहीं पाता था। उसके बाद खैर बात आई गई हो गई, सर चले गए। इस बीच तो फिर वहाँ उन दिनों सत्संग, ये ध्यान के कार्यक्रम तो बहुत हुआ करते थे, हम लोग सब अपना उस तरह से करते रहते थे। लेकिन उन संतों के सच में दिल में कितनी करुणा और ममता होती है। करीब 1.5-2 महीने के बाद सर का आने का प्रोग्राम बना, मुझे पता नहीं था। वो हरीश भाई, हरि भाई और कटक के काफ़ी लोग थे, प्रोग्राम बना था। तो मैं दिन में दोपहर में खाना बना रही थी, अचानक से घंटी बजी, तो खोला तो हरीश भाई और नीता भाभी थे। उनका वैसे भी मेरे साथ बहुत, वहाँ रहते थे हम लोग साथ में ध्यान किया करते थे, तो
एक सोल फैमिली तो बन ही गई थी, बहुत स्नेह था। वो लोग बैठे, हम लोगों ने लंच खाया साथ में। तो मैंने कहा हरीश भाई बड़ा अच्छा लगा आप ऐसे आए। बोले दीदी आपसे एक बात कहने आए हैं, अगर इस बार सर को आपके घर उतारें तो कैसा लगेगा? मैंने कहा सर मेरे घर उतरेंगे? सर तो बोले हाँ, सर का ऐसे अचानक से प्रोग्राम बना है और हम लोगों ने डिसाइड किया आपके घर उतारते हैं सर को, क्योंकि आपका घर भी बीच में पड़ता है और फिर सर को शाम को कहीं और जाना था, किसी का मकान का उस दिन पार्टी था, उसके लिए इनॉग्रेशन के लिए जाना था। तो मैंने कहा वाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उस समय मेरा शरीर थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बड़ा हुआ था, तो शरीर ठीक नहीं होने से मैंने बताया मन तो थोड़ा परेशान रहता ही है। मैंने कहा हरीश भाई मैं आपके बहुत करीब हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ, क्योंकि सर आते हैं तो सर के साथ बहुत सारे लोग आते हैं। कल सर आएंगे तो मैं अब तुरंत कहाँ इंतज़ाम कर पाऊँगी कि मैं कुक को बुला सकूँ या मैं इतने लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कर सकूँ। तो हरीश भाई बोले बिल्कुल आपको दीदी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ सर और साईं कुमार जी आपके पास आएँगे, आप सिर्फ़ 4-5 लोगों का खाना बनाना, बाकी कोई आपके ऊपर नहीं रहेगा प्रेशर, और आप आराम से के साथ सर के साथ समय बिताइएगा। और उसमें आप एक संजोग की बात देखिए, मेरी बेटी का बहुत दिन पहले, उन दिनों वो बैंगलोर में पढ़ा करती थी, तो बहुत दिन पहले उसकी टिकट कटी हुई थी भुवनेश्वर आने की। सर की टिकट दूसरी फ्लाइट की थी, बाय द वे एंड टाइम पे उन्होंने चेंज करा के सेम फ्लाइट में सर की भी टिकट कटी। तो हरीश भाई ने ये बात मुझे बताई, तो मैंने कहा हरीश भाई कल तो सुमेधा भी आ रही है इसी फ्लाइट से। बोले क्या कोइंसिडेंट है कि सुमेधा सर को अपने घर लेके आएगी। खैर वो लोग गए और मैंने फिर अपना, मैं बहुत खुश, तो बहुत ही मन मयूर तो नाच रहा था, सर मेरे घर आ रहे हैं। मैंने पिछली बारी उनसे कहा था सर मैं नहीं आऊँगी आपसे मिलने, इतना उन्होंने मेरा मान रख दिया कि अपने आप ही, अब ये किसके मन में उठा मुझे नहीं पता, पर सर तो मेरे घर आ रहे हैं। तो खाने पीने का फिर मुझे लगा कि ऐसा करते हैं, कुछ मैंने इंतज़ाम किया। मैंने कहा ऐसा नहीं 20-25 लोगों का तो करती हूँ, क्योंकि सर आएँगे तो सारे लोग आते हैं, सब मिलने तो सर से सब आएँगे और अच्छा लगता है, जो आए प्रसाद खा के जाए, अपने मन को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने करीब ऐसे, मैंने फिर भी 20-25 लोगों का खाने का इंतज़ाम अपने हिसाब से मैंने उस तरीके से बंदोबस्त किया और सब कुछ रेडी किया। सर आए दूसरे दिन, सुमेधा साथ में लेके आई। वहीं पे हरीश भाई ने फ़ोन कर दिया था साईं कुमार जी को कि उनकी बेटी सेम फ्लाइट से आ रही है, तो वो लोग वहाँ ही मिल लिए थे और सुमेधा लेके आई सर को। ये लोग आए घर, उसके बाद सर आए मेरे बेडरूम में, मज़े से लेट गए सुमेधा को पकड़ के और उसके साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। सर का बच्चों के साथ तो बहुत प्यार था। खाना लगा हुआ था बाहर टेबल पे, लोग आ रहे थे, सर से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसके बाद प्रसाद लेके जा रहे थे। ये करते-करते शाम हो गई। सर ने उस दिन, मैंने उनके लिए प्याज की पकौड़ी बनाई थी, जो सर को बहुत पसंद थी, मुझे नहीं पता था। उन्होंने बहुत प्यार से खाया और बड़ा एक उनका संत का एक स्वरूप, जिस चीज़ ने मन में ये भाव, कई चीज़ें हम संतों के व्यवहार से सीखते हैं मैम। तो सर को मैंने स्वीट डिश आइसक्रीम थी स्वीट डिश में, तो मैंने सर को एक स्कूप दिया जाके। तो सर ने मुझे, जैसे ख़त्म हुआ फिर मैंने एक बार कमरे में गई तो सर बोले एक और, तो फिर मैं एक और लेके गई। फिर मैं अंदर गई, सर बोले किसी को बताना नहीं, एक और। मैं लेके गई। उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ प्याज की पकौड़ी और आइसक्रीम, जैसे बच्चे खाते हैं, और उनके वो भाव आज तक मुझे उनका वो चेहरा याद है, किसी को बताना नहीं। तो हमें अपने अंदर ये बचपन हमेशा बना के रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद सर हमारे यहाँ से होके गए। इस बीच में हमारा ध्यान महाचक्र का कार्यक्रम चल रहा था।
साउथ से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, साउथ के बहुत सारे मास्टर्स आके ध्यान कर रहे थे, संकल्प ध्यान। हमारे पास प्रॉपर एक जगह नहीं थी, भुवनेश्वर में ऑफिस नहीं था कि जहाँ पे वो लोग आते। तो हमारा एक फ्लैट था, जो क्योंकि हमारा काम ही यही था, तो एक नई बिल्डिंग बनी थी, उसमें हमारा एक फ्लैट था। तो एक दिन हम लोग सब ध्यानी लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से ध्यान प्रोग्राम के लिए हमें करना है सब। तो यही प्रश्न था कि सारे जो ध्यानी आएंगे उनके रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए ना, जो संकल्प, क्योंकि 6-7 महीने के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और हमारे पास अभी तक ना जगह है और ना इतने फंड्स हैं कि हम स्पेंड कर सकें, तो क्या किया जाए। तो अचानक से उसी समय ध्यान करके उठी थी, तो मैंने कहा कि वो नया फ्लैट था बिल्कुल, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मेरे वाले फ्लैट में सबको ऑफिस बना दीजिए उसका, और सारे लोग वहीं उतरेंगे, क्योंकि वो साउथ के जो आते थे मेडिटेटर्स, वो रहते थे, खाना भी बनाते थे, अपना खाते भी थे, जोरों शोरों से। वो बिल्कुल स्टेशन के पास में, बहुत माने प्राइम लोकेशन पे था। और मैम यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि वो फ्लैट मैंने जब, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कंस्ट्रक्शन का काम था और हम उस वैसा भी नहीं था कि हम लोग बहुत हाई लेवल, तो एक होता है ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा एक ही बेटी है, इसकी शादी हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। तो मैंने उनको बोला था ये फ्लैट आप रख दो, हम सुमेधा की शादी के समय इस फ्लैट को उसके लिए रखते हैं कि उस समय हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। इस बीच ये कार्यक्रम आया, इतने सारे मेडिटेटर्स ने मेडिटेशन किया, इस बीच सर भी आए, सर भी वहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने भी मेडिटेशन कराई। और इस बीच मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं बेंगलोर से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, मैं आई और सीधा आके मैं फ्लैट में गई, जहाँ साउथ के मास्टर्स तो 24 घंटा 48 घंटा कंटिन्यूअस ध्यान करते हैं। तो मैं उस समय ऐसी अवस्था थी, बैठ भी नहीं पाती थी मैं। दीप्ति जी, जो आपका टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, कि आपके अंदर ध्यान ऊर्जा, इससे परिवर्तन कैसे आया और कैसे आपके जीवन में आपकी समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो गया। तो हमारे पास अभी समय का अभाव है, तो हम इसको आपके अगले एपिसोड में आपसे जानेंगे कि आपकी जो इतनी समस्याएं थी, शारीरिक थी, मानसिक थी, वो कैसे ध्यान के माध्यम से फर्क पड़ा और कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आया। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर से पुनः मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हमने अभी तक एक जीवन को, जिस जीवन में पहले खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, परंतु कभी कभी हमारी इच्छाएं, जो एक स्त्री की इच्छा होती है माँ बनने की, उस इच्छा के साथ हम बहुत, जैसे दीप्ति जी बहुत डॉक्टर्स के पास गई और उनकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स या उनकी सोच के कहीं नहीं कहीं उनकी इमोशंस को स्टक कर गए और वो बीमारियों से अंदर 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 दबती चली गई। परंतु जीवन में एक परिवर्तन आया, पत्री जी उनके जीवन में आए। आगे हम समझेंगे कि कैसे ध्यान की ऊर्जाएं या जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए कुछ क्षण आते हैं, कुछ हमें मौके मिलते हैं। अगर हम उन मौक़ों को, उसका पूरा उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। तो जानेंगे अगले एपिसोड में कि कैसे दीप्ति जी की समस्याएं दूर हुई और उनके जीवन में आनंद और सुख आया। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए आत्मा की यात्रा भाग 2 में दीप्ति जी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार आपको। मेरी बेटी की शादी हुई फरवरी में। जून महीने में मेरे हस्बैंड को मेजर हार्ट अटैक हुआ और उनको हॉस्पिटल ले गए।
हालत उनकी बहुत ख़राब थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। इमीडिएट डॉक्टर ने बोला कि अभी तो लाइफ सेव करने के लिए एंजियोग्राफी हुई और एक जो आर्टरी 100% ब्लॉक थी, उन्होंने इमीडिएट उसमें एक स्टंट लगा दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि मेजर हार्ट अटैक है तो हार्ट तो थोड़ा वीक हो जाएगा उससे, तो हम क्योंकि उनके हार्ट में और भी कई जगह उनको ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे थे। इस ध्यान में तो आ गए थे, तो ध्यान का तो घर में मेरे पिरामिड्स लगे हुए हैं, तो वो हमेशा मन एनर्जेटिक रहता था। मन में कभी नेगेटिव विचार आए तो ऐसा लगता था मास्टर्स तो हमारे साथ खड़े ही हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ ख़राब होने वाला बात ही नहीं है।